गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है और उसके हेल्प से हम गॉस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मेन इंपॉर्टेंस है गॉस थ्योरम का डेरिवेशन है। आजकल लोग इस स्क्वायर के द्वारा ही गॉस थ्योरम को डिराइव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें जो है गॉस थ्योरम किसी भी सरफेस के लिए प्रूव करना होता है। तो चलो वो बाद में आएगा, पहले हमें स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है। यहाँ देखो, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस को हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट है, वो सरफेस के बाउंड्री वाले पॉइंट्स को सबको हम वो से ज्वाइन कर दें। ये कौन टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे सरफेस है इसको इस पॉइंट से ला करके डिवाइड करेंगे, ये कौन टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये कौन टाइप के स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसका जो वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन है, वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन इन 3D फिगर जो बन रहा है, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये हो जाएगा वर्टेक्स एंगल of the cone, vertex angle of the cone subtended by a surface on a given point. ये point given है, इसको on a given point is known as the solid angle. ठीक है, और इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग प्लेन एंगल के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन एंगल जो होता है वो अर्थ अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, अर्थ अपॉन रेडियस। तो वैसे ही जब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो 3D फिगर में हो गया, कोई भी सरफेस यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट है, तो कितना कोन का वर्टेक्स एंगल सबटेंड करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे, है ना। तो ये सॉलिड एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही यूज होगा, जहाँ पर ये अर्क होगा वहीं पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा, और जहाँ पर ये रेडियस है वहीं पर ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एंगल सॉरी एरिया ऑफ द सरफेस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एंड पॉइंट जो होगा वो अगर हम सपोज कर ले r है तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा a/r²। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है, जैसे प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, वैसे ही सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है वो स्टेरेडियन होता है। ये लिखा है हमने ओमेगा इक्वल टू a/r²। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। क्लियर? और अगर ये सरफेस एरिया बहुत कम हो, सपोज कर लो कि सरफेस एरिया जो है वो ए के इक्वल है, और इसका डिस्टेंस पॉइंट और सरफेस एरिया के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो जो ये एंगल सबटेंड करेगा, सॉलिड एंगल जो सबटेंड करेगा वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे डी ओमेगा से, देन वी कैन राइट दैट डी ओमेगा इज इक्वल टू d/r² स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दूसरा केस हमने लिखा, अगर जो है ये हमारा सरफेस है और पॉइंट O पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सरफेस को के बाउंड्री को पॉइंट O से हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और O से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन की सरफेस एरिया के मिड पॉइंट को O से ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक, और सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, तुम्हें पता है किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और सरफेस के नॉर्मल होता है। तो हमने सरफेस देखो यहाँ पे सरफेस डायरेक्शन लिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग to the midpoint of the surface and given point at which we have to find out the solid angle, ना वो ये है। तो अगर इसके बीच का एंगल थीटा है
तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ किया क्या गया है, अगर हम ये देखें, क्योंकि ये हमारा क्या है ए डी ए और ये मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या पड़ता है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल लाइन, ये जो लाइन है वो भी। तो इसका प्रोजेक्शन जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कहने मतलब ये हो जाएगा, इतना प्रोजेक्शन हो जाएगा एरिया का प्रोजेक्शन हो जाएगा अगर ये एंगल थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर हमारा फॉर्मूला ये लग जाएगा, डी ए की जगह पर हमें क्या वैल्यू करनी पड़ेगी, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कहने मतलब जो ये आपकी एरिया लिए हैं जिसके कारण पॉइंट ओ पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हुआ ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो लाइन है उस पर एरिया का प्रोजेक्शन फाइंड कर लें। और प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, cos थीटा के साथ में आता है। पता नहीं ये एरिया ए था, इसका प्रोजेक्शन जो है ऐसे इसके परपेंडिकुलर जो बनेगा वो डी ए cos थीटा हो जाएगा। और डी ए cos थीटा डी ए की जगह पर पुट कर देंगे इस फार्मूले में, ये हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हमें पता ही है। अब हमें फाइंड करना चाह रहे हैं मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल। जैसे हम किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम प्लेन एंगल की वैल्यू तुम लोग जानते हो कि वो 360 डिग्री होती है। कैसे आता है, तो हम यहाँ से देखें, जैसे ये सर्किल है और सर्किल के सेंटर ये है, इस पर कितना मैक्सिमम एंगल सबटेंड कर रहा है, यू नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस, और रेडियस का जो आर है, आर कितना हो जाएगी पूरा सर्किल मैक्सिमम। अगर हम प्लेन एंगल फाइंड कर रहे हैं तो पूरा सर्किल जो इस पॉइंट पर एंगल सबटेंड करेगा वही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा प्लेन एंगल की वैल्यू नहीं होगी। तो आर यहाँ पर पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम प्लेन एंगल जो होता है किसी एक पॉइंट पर जो बनता है वो 360 डिग्री 2 पाई होता है। वैसे ही किसी एक पॉइंट पर पॉइंट ओ है और उस पर कितना मैक्सिमम सॉलिड एंगल कोई सरफेस सबटेंड कर सकता है, तो उसके लिए हम क्या करें, इसको सेंटर लेकर के एक स्फीयर डालें। ध्यान देना है, ये स्फीयर है, सर्किल नहीं है, स्फीयर है, और ये स्फीयर कितना एंगल सबटेंड करेगा, सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, वही मैक्सिमम सॉलिड एंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने बताया ही है, डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि कहीं भी हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट अगर ले लेते हैं इस सरफेस का, स्फीयर का कोई पार्ट ले लेते हैं, तो ये हमेशा नॉर्मल होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कैसे कि सरफेस के नॉर्मल होगा, बट एरिया वेक्टर के बीच और इस लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे डी ओमेगा इक्वल डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या कहा, सरफेस के नॉर्मल ये हमारा रेडियस होगा, लेकिन ये जो एंगल हम फार्मूले में लेते हैं, ये फार्मूले में जो एंगल थीटा जो है ये किसके बीच का एंगल, लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं उसके और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो वैसे ही यहाँ पर ये 90 डिग्री तो होगा, बट जब एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे तो उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, होगा तो बाहर ही। इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो कहने मतलब इससे जो एक सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो हमारा ये होगा, दैट इज डी ओमेगा, और डी ओमेगा इक्वल हो जाएगा डी ए बाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम सॉलिड एंगल फाइंड करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या आएगा, क्लोज सरफेस एरिया, पूरा क्लोज है ना, इस पर हमने दिया है कि क्लोज सरफेस एरिया हो जाएगी। ये उस क्लोज सरफेस एरिया वो भी जिसका डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है तो उसकी एरिया डी है, और बड़ा लेंगे और एरिया बढ़ जाएगा। मतलब हम कर सकते हैं कोई एरिया तो ए ही है, आर तो हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ये डी ए छोटा पार्ट सारे एरिया का कर देंगे तो इस वजह से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
और ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल जो होता है 4 पाई स्टेयर रेडियन के इक्वल होगा। इससे ज़्यादा सॉलिड एंगल की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पर तो हमने स्फीयर के शेप में दिखा दिया, बट ये क्लोज सरफेस किसी भी तरीके हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल ही हो। और जहाँ इसमें कहीं पर भी पॉइंट लें तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होगा, इसी के ऊपर तो हम इनको ला करके ज्वाइन करेंगे तो पूरा मैक्सिमम एंगल जो होगा ठीक उतना ही होगा जितना इसके अंदर एक स्फीयर के द्वारा है। और स्फीयर जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल सबटेंड करता है वो 4 पाई है। इसका मतलब कोई भी क्लोज सरफेस एरिया है उसके अंदर किसी पॉइंट पर अगर हमें मैक्सिमम सॉलिड एंगल फाइंड करना है तो वो 4 पाई ही होगा, 4 पाई से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसका यूज करके हम लोग जो है गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को गॉस थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में